हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपसे बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। इस बीच काफ़ी कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आपसे मिलने की इच्छा इतनी तीव्र थी कि आपको ये सुनकर या जानकर बहुत आश्चर्य होगा। ये वीडियो जो मैं आपके लिए बना रही हूँ, ये अभी रात में करीब 11:30 बजे बना रही हूँ। मतलब आप सोच सकते हैं कि मेरी कितनी ज़्यादा तीव्र इच्छा है आप लोगों से मिलने की, आप लोगों से बातें करने की, और मुझे कितना अच्छा लगता है। आज इतने दिन बाद मैं आप लोगों से इसलिए मिलने जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक कहानी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी या सुनाई थी आपको, एक कहानी, वो फिर से याद आ गई और मुझे लगा कि नहीं, काफ़ी दिन हो गए आपसे मिले हुए और मुझे अपनी वो कहानी की सीरीज़ फिर से पूरी करनी चाहिए। साथ साथ इससे जुड़ी हुई बातें भी जो है वो मैं आपको ज़रूर से बताती हुई जाऊंगी। और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे प्लीज़ मेरे इस वीडियो पर मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों की सारी जो ज़रूरत हो उनकी लिंक नीचे भेज सकूं, या फिर मैं उससे जुड़ी हुई बातें अपनी अगली वीडियो में और आपको बता सकूं। तो आज की जो कहानी है वो कहानी आपने पढ़ी है बुद्धि सागर के नाम से। बुद्धि सागर एक ऐसे बच्चे का नाम है जो काशी में पढ़ता था, क्योंकि काशी जो नगरी थी, काशी की नगरी थी नहीं, नगरी है आज भी, आप जानते हैं उसे। तो काशी जो देव स्थान है कहिए, या काशी नगरी जो है वो विद्या दान के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थी। आप जानते हैं वहाँ पर विद्या का केंद्र बहुत पुराने समय से है। तो ये जो कहानी है, ये कहानी बेसिकली बहुत पुराने समय की है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में चार दोस्त होते हैं, और ये चारों दोस्त काशी विद्यापीठ से इन्होंने विद्याधन किया होता है। इसमें से जो चारों दोस्त हैं उनका जो नाम होता है वो उन्हीं के अनुसार होता है कि एक का नाम बुद्धिसागर होता है, एक का नाम विद्यासागर होता है, और इस तरीके से सब आपसी इन चारों दोस्तों के नाम होते हैं। और ये जो चारों दोस्त होते हैं, इसमें बुद्धिसागर जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए ज्ञानवान होता है, या ये जो होता है इसका जो पढ़ने का तरीका होता है वो सबसे अलग होता है। अलग कैसे होता है, मतलब ये चीज़ों को समझकर और फिर उसके अनुसार ये अपनी विद्या का वहाँ प्रयोग किया करता था। लेकिन इसके चारों दोस्त, बाकी जो तीन दोस्त थे कहना चाहिए, वो सभी दोस्त क्या करते थे, इन्होंने जो चीज़ पढ़ी है बस उसको उसी तरीके से अपने जीवन में उपयोग किया करते थे, जिसके कारण इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अब जब ये चारों के चारों दोस्त अपने विद्या अध्ययन करने के पश्चात जब ये निकलते हैं, तो ये चलते चलते ये पहुंच जाते हैं शमशान में। ये असल में जाते रहते हैं ये गांव, लेकिन ये उनको एक पुस्तक की लाइन याद आती है कि जहाँ पर सभी लोग जाते हैं उस रास्ते जाना बहुत अच्छा होता है। तो जब वो जाते रहते हैं तब वे देखते हैं कि एक तरफ बहुत सारे लोगों के पदचिन्ह जा रहे थे, और वो उसी पदचिन्हों का पीछा करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। तो वो पहुंच जाते हैं शमशान में। शमशान में जब वो जाते हैं तब उनको समझ नहीं आता है कि ये कौन सी जगह हम आ गए हैं। और फिर उनको एक गधा दिखाई देता है। जैसे ही उनको गधा दिखाई देता है, उनको याद आता है कि ऐसी जगह पर, शमशान में खासकर, जो दिखाई दे वो हमारा सच्चा मित्र होता है। तो वो अपने मित्र को, वो गधे को अपना मित्र वो करके उसको बहुत तेज़ी से, मतलब उसको गले मिलने लग जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि तुम हमारे बंधु हो, तुम हमारे सखा हो। अब उसके बाद में तभी उसी वक़्त वहाँ से एक ऊँट बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ जाते रहता है। तो उन्होंने इसके पहले कभी ऊँट भी नहीं देखा था। तो अब जैसे ही वो ऊँट को देखते हैं कि वो ऊँट बहुत तेज़ी से जा रहा है, वो याद करते हैं कि उनकी पुस्तक में क्या लिखा हुआ था। तब उनको याद आता है कि ये तो धर्म है, कि धर्म के साथ चलना चाहिए, और हम बहुत, मतलब जो बहुत तेज़ी से गति करे वो धर्म होता है। तो ये धर्म है, इसकी गति बहुत तेज़ है, ऐसा करके वो कहते हैं। और उसके साथ में अपने बंधु और अपने धर्म के साथ में मिलकर वो लोग एक साथ में रहते हैं। तभी वहाँ पर ऊँट का मालिक आ जाता है। वो अपने ऊँट को ले जाता है, और उसके बाद में
उनको भगा दिया जाता है वहाँ से भगा देते हैं वो। तो वो चले जाते हैं, गांव में पहुँचते हैं, और एक गांव में पहुँचने के बाद में अब इतनी दूर से चल के आए होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है भूख तो लगेगी ही उनको। तो उनको भी भूख लगती है और वो अपने खाने के लिए अपनी बुद्धि के अनुसार चीज़ें संग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो एक जो बच्चा होता है, हर किसी का अपना अपना ज्ञान होता है, तो एक जो उनका दोस्त होता है उसने पढ़ा होता है कि सभी जो साग सब्जियां होती हैं उसमें नीम का जो सर्वश्रेष्ठ पत्ती होती है, क्योंकि उसका उपचार हर किसी में किया जाता है। तो वो नीम की बहुत सारी पत्तियां तोड़ लेता है और उसकी भाजी बनाने की कोशिश करता है। दूसरा जो होता है वो एक उसमें हाथ में कटोरी में घी लेकर जाता रहता है। अब उसको समझ नहीं आता है कि कटोरी में घी है या घी में कटोरी है, तो कैसे ये घी है कि नहीं कैसे जानेंगे। तो वो हाथ ऐसे पलट देता है तो पूरी की पूरी कटोरी का घी जो होता है वो नीचे गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। अब तीसरा दोस्त जो होता है वो खिचड़ी जो डपकती रहती है, मतलब पकती है, मिट्टी की हांडी में पहले पकती थी, तो खिचड़ी की जो आवाज़ होती है, डब डब की जो आवाज़ आती पकती है, तो उस आवाज़ को सुनकर ही सोचता है कि ये बोल क्यों रही है, बुदबुदा क्यों रही है, ये ज़रूर बड़बड़ा रही है और हमें गाली दे रही है। ऐसा सोचकर वो डंडी से उस खिचड़ी को, उस हांडी को मार देता है। तो वो पूरी की पूरी खिचड़ी बर्बाद हो जाती है और मिट्टी में मिल जाती है। इस तरीके से तीनों अपने अपने तरीके से भोजन का प्रबंध करने में असफल रहते हैं। तो बुद्धिसागर जो रहता है वो गांव वालों से विनती करता है और उनको कहता है कि इनकी खाने की व्यवस्था की जाए। खाने की व्यवस्था की जाए, गांव वाले बड़े बुद्धिसागर की बात मानकर उनको खाने के लिए लेके जाते हैं। तो एक जगह उसे मालपुए परोसे जाते हैं एक मित्र को। तो मालपुए में देखता है बहुत सारे छेद होते हैं, उसे छेद जहाँ होता है वहाँ पर उसको समझ आता है कि मतलब क्या कहना चाहिए कि जो छेद होते हैं उसमें दोष होता है, जहाँ छिद्र होता है वहाँ दोष होता है। तो वो खाना छोड़ के उठ के आ जाता है। एक दोस्त जब जाता है मतलब खाने के लिए एक ग्रामीण के घर में, तो उनके यहाँ उनको सेवई दी जाती है। अब ये लंबी लंबी चीज़ें, उसको लगता है सांप जैसी क्या चीज़ें दी हुई हैं, और ऐसी जो सूत यानी कि धागे जैसी लंबी लंबी चीज़ें खाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। वो वहाँ से भाग कर आ जाता है। और जब तीसरे के यहाँ जब जाता है तो उसमें देखा कि उसको याद आता है कि जो उसको कुछ ऐसी चीज़ दिखती है जो बहुत लंबी चौड़ी सी रहती है, और क्या बोलते हैं वो, उसको याद आता है कि ऐसी लंबी चौड़ी चीज़ को खाना नहीं चाहिए। तो वो उसको ढक के वापस आ जाता है। इस तरह तीनों दोस्त फिर मतलब कह लीजिए कि बिना खाए भूखे ही रह जाते हैं अपनी पढ़ाई के कारण। अब उसके बाद ऐसा होता है कि अब ये, लेकिन उन्होंने कोई भी चीज़ उन्होंने अपने दोस्त को नहीं बताई, यानी बुद्धिसागर से किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि हम अभी तक नहीं खाए और हमें भूख लगी हुई है। अब तीनों की खुद की गलती थी, तो वो इस बात को बुद्धिसागर को बताते ही नहीं है। उसके बाद फिर तीनों जब आगे बढ़ते हैं तो जाते जाते इनको एक जंगल में जानवर का अस्थि पंजर दिखाई देता है। तो सोचते हैं क्यों ना हम इस पर अपनी विद्या का प्रदर्शन करें और एक दूसरे को देखें कि हम अपनी विद्या को भूल तो नहीं गए हैं, जिसके कारण हमें इतना सारा चीज़ झेलना पड़ रहा है, या हमसे इतनी सारी गलतियां हो रही हैं, हम किसी कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम अपनी विद्या भूल गए हैं। इस बात को परीक्षण करने के लिए वो लोग उस अस्थि पंजर को सोचते हैं कि अब इस पर कुछ प्रयोग किए जाएं। एक जो उनका दोस्त होता है उसे उस अस्थि पंजर में ऐसी विद्या का ज्ञान होता है कि अस्थि पंजर के ऊपर चमड़ी आ जाती है। तो दूसरा दोस्त जो होता है वो उसमें रक्त और मज्जा का प्रवेश करा देता है। तीसरा दोस्त जो होता है वो उसमें जान का संचार करने की उसको विद्या दी है। वो सोचता है कि मैं इस मरे हुए जीव में इस मरे हुए जीव में मैं इसको क्या कर देता हूँ कि मैं अपनी बुद्धि से इस मरे हुए जीव को मैं जिंदा कर देता हूँ।
जैसे ही वो ऐसा करता रहता है, उसको बुद्धिसागर रोकता है, बोलता है अगर तुमने इसको जिंदा कर दिया तो ये हम सबको खा जाएगा, ये शेर है। बोले तुम डरते हो, तुम डरपोक हो, तुम्हें इन सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं है और तुम अपने आप को बहुत सर्वश्रेष्ठ समझते हो, इसलिए तुम हमें हमेशा उपदेश देते हो। मैं देखना चाहता हूँ, इन दोनों ने अपनी विद्या का परीक्षण कर लिया है, मैं भी अपनी विद्या का परीक्षण करके देखना चाहता हूँ कि मुझे चीज़ें याद हैं या नहीं, या मैं भूल गया हूँ या मैं इसका गलत प्रयोग कर रहा हूँ। उसी वक़्त वो उसको जीवन दान देता है, शेर को, यानी अपनी विद्या का प्रदर्शन करके उस अस्थिपंजर को, जिससे उसके दोस्तों ने मांस मज्जा और चमड़ी लगाकर एक शरीर का आकार दिया था, उसे वो जीवित कर देता है। वो एक शेर का अस्थिपंजर होता है तो उसमें जान आती है, और जैसे ही जान आती है वो दहाड़ने लग जाता है, और उसकी दहाड़ सुनकर तीनों की सिटी पिटी गुम हो जाती है। अब क्या करेंगे तीनों, अब क्या करेंगे? तभी जैसे ही शेर झपट्टा मार के उनकी तरफ खाने के लिए दौड़ता है, उसी वक़्त बुद्धिसागर अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है और अपनी विद्या का भी प्रयोग करता है और उस शेर को गाय बना देता है। अब ये तीनों के तीनों उस विद्यासागर को मानने लगते हैं कि हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि हम विद्या अध्ययन ही सिर्फ ना करें, उससे सोचें समझें और उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से हम उसका प्रयोग करें, तभी हम सफल हो सकते हैं। इस तरीके से ये विद्यासागर की कहानी है, बुद्धिसागर की कहानी है। बुद्धिसागर इस तरीके से अपने सारे दोस्तों में सबसे समझदार होता है। तो उस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वो यही है कि हमें भी सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल नहीं करना है, हमें किताबी ज्ञान के माध्यम से अपने स्वयं के ज्ञान को बढ़ाना है, और उसे जब हम प्रयोग करें, व्यवहारिक तौर पर जब भी हम प्रयोग करें, तो उसे अपनी बुद्धि की सहायता से इस्तेमाल करना है, ताकि हमारी अपनी बढ़ोतरी हो सके, हमारा अपना विकास हो सके, और हम अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी सहयोग प्रदान कर सकें। ये तो थी कहानी इस पाठ की। इस पाठ में बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी बताई गई हैं आपको कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज कर जाते हैं, मगर इन छोटी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल वैसे ही आपके आसपास जो चीज़ें हैं या आपके माता पिता जो हैं, वो आपको सारी चीज़ें जो आपकी ज़रूरत की हैं तुरंत आपके मुंह से निकलते ही आपको वो दे देते हैं। तो आपको भी उनके उस प्यार का इतना सम्मान करना चाहिए कि आप उनका उपयोग सही तरीके से करें। ये मैं आज के संदर्भ में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपके पास कोरोना के कारण मोबाइल आ गया है। मोबाइल जो आपका बहुत सारा समय खा लेता है, मोबाइल जिसने आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी दी है, जैसे आज हम दूर होते हुए भी मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा मैं ये भी आपसे गुजारिश करूँगी कि अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, जैसे आपने मेरे वीडियो में संवाद लेखन जो मैंने आपको दिया था, वो वीडियो आपने सबसे ज़्यादा पसंद किया है, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। उस वीडियो के मेरे 1000 से ज़्यादा व्यूज़ गए हैं, जो मेरे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि आपने मेरे उस वीडियो को इतना पसंद किया। तो आगे अब मैं आपके लिए ज़रूर से वीडियो बनाना चाहती हूँ, और एक तरीके से देखा जाए तो वही वीडियो है जो मेरी प्रेरणा का स्रोत बना है और मुझे फिर से वापस से वीडियो बनाने पर उसने मजबूर किया है और आप सबकी तरफ खींच लाया है। तो इन दूरियों को ख़त्म करने का ये जो रास्ता है, इसे हम यूं ही बनाए रखेंगे। लेकिन आपसे फिर भी गुजारिश है कि मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करें, इसका समय बर्बाद करने के लिए उपयोग ना करें। धन्यवाद। इसके बाद और भी इसकी अगली इससे जुड़ी कहानी और अगली कहानी के लिए फिर आऊँगी मैं आपसे मिलने। तब तक के लिए बाय।